से भी करके देखे हो इन सारी चीज़ों को? जो बताए थे उसका लैब हुआ है? नहीं तो कब होगा? लोड तो और बढ़ता चला जाएगा। हाँ, तो कल छुट्टी था तो छुट्टी में तो और अच्छा मौका था करने के लिए ना। कल कौन सा आप लोग किसी पार्टी के कार्यालय में झंडा फहराने गए थे? ऐसा तो कुछ था नहीं। हाँ, न्यूज़ देख रहा था। देखना पड़ रहा है मतलब? तो मत देखो, आखिरी में पता तो चल ही जाएगा ना। ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर थोड़ी है कि हाँ आपको देखना ज़रूरी है। जैसे कैसे आया था कोरोना के टाइम में आपको थाली बजाना ज़रूरी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे जिसका भी सरकार बने, लिटरली बोलो तो एक आम नागरिक को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सब के सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं, 19-20 का फर्क है। सबका मुद्दा अलग अलग है, बस उसी मुद्दे पे लोगों को उलझा के रखना है बस। हाँ, क्या चीज़ का? क्या हो गया? अरे तो रिज़ाइन करेंगे तब ना ज्वाइन करेंगे फिर। हाँ? जब उनका पुराना कार्यकाल कंप्लीट हुआ तो रिज़ाइन करेंगे अपने पद से, तो फिर उनको फिर से, हाँ, प्रधानमंत्री। चलो आज हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखते हैं, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। तो इसके लिए पहले कोई एक कंपनी ओपन कर लिया जाए, और ऑलरेडी एक कंपनी लास्ट टाइम में हमने बनाया था ना अपना, या कुछ ऐसा कर करके। यही था। और F11 से क्या होता है? कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अकाउंटिंग फीचर में है। अकाउंटिंग फीचर में हमने क्या क्या यूज़ किया था? मेंटेन अकाउंट्स ओनली का मतलब समझा था, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री का मतलब समझा था नहीं, और इनकम एंड एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ, तो इसको क्या कर लिया जाए? नो कर लें, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए, न कि इनकम और एक्सपेंस दिखाए। मल्टी करेंसी की बात किया था हमने, मेंटल बिल वाइज बिल की भी बात हमने किया था। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है ना अपना? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है अपना? एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको क्या करके रखा जाए? अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? नो। अच्छा चलो इसको नो ही रहने देते हैं, देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। मान लिया जाए कि हम कोई लोन ले रहे हैं, एक लेज़र बनाते हैं लोन का, ध्यान से देखना है। मान लो लोन हम ले रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम, कुछ भी डाल देते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल में था ना, शारदा फाइनेंस या कुछ ऐसा कुछ था ना। अंडर क्या जाएगा? लोन्स लाइबिलिटीज़ या करंट लाइबिलिटीज़ में डाल सकते हैं। क्या डाल दिया जाए? लोन्स लाइबिलिटीज़ में। अभी देखो तो कहीं भी यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। F11 प्रेस करता हूँ, क्या खुल गया? अकाउंटिंग फीचर डायरेक्ट यहाँ रहते हुए, और यहाँ आकर के क्या करूँ मैं? यस करूँ। अब जैसे ही कंट्रोल ये हमने किया, अब देखो तो यहाँ एक नया फीचर आने लगा क्या? ध्यान से देखिए और बताइए, यहाँ एक नया फीचर आने लगा। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं यस कर रहा हूँ तो एक नया कंसोल आ रहा है, बट ये कंसोल भी बहुत छोटा आ रहा है। चलो पढ़ना नहीं भी आता है तो कम से कम फ़ोटो देख करके भी समझ सकते हैं, इस कंसोल में बहुत सारा ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं। अब अगर हम चाहते हैं कि एडवांस फीचर भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक्टिवेट हो, तो फिर वापस कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? यहाँ से स्किप करता हूँ, F11 पे वापस आता हूँ, और इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यूज़ एडवांस पैरामीटर्स, ऐसा है कुछ लिखा हुआ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नीचे आ रहा है यूज़ एडवांस्ड पैरामीटर। क्या कर लिया जाए इसे? यस।
अब जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे, वापस से अगर मैं यहाँ आता हूँ और क्या करता हूँ, यस, अब यहाँ पहले जो कंसोल आ रहा था, अब जो आ रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? अलग है पहले वाले से? हाँ बिल्कुल। तो इसमें जैसे ही मैं यस कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, फॉर अमाउंट्स एडेड, जब अमाउंट ऐड हो तब कैलकुलेशन हो, अमाउंट जब डिडक्ट हो तो कैलकुलेशन हो। तो हम बोलते हैं कि अगर अमाउंट ऐड हो तो भी, अमाउंट जब डिडक्ट हो तो भी, तो दोनों को यस कर लेंगे। अब इसके बाद पूछ रहा है कि कितना परसेंट रेट होगा इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट रेट मान लो कि 10% रख लेते हैं, हालांकि है नहीं, मान के चल रहे हैं 10% ले रहे हैं। अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, 30 दिन पर मंथ के हिसाब से, या 365 दिन पर ईयर के हिसाब से, या फिर कैलेंडर मंथ, मतलब महीने में जितना दिन होगा उसके हिसाब से, या साल में जितना दिन होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ हम लोग मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, 365 डे पर ईयर वाला ये ऑप्शन एंटर करेंगे। अभी बोल रहा है किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस पे होगा, पूरे बैलेंस पे, या क्रेडिट बैलेंस पे, या डेबिट बैलेंस पे। तो क्रेडिट बैलेंस पे भी करते हैं जनरली, अगर मुझे लगता है कि ऑल बैलेंस पे करना है तो ऑल बैलेंस पे भी कर सकते हैं। तो अभी हम ऑल बैलेंस को रखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि एप्लीकेबल, ये कैलकुलेशन एप्लीकेबल कब से होगा। मान लो 1 जून से ही एप्लीकेबल होना है, तो 1 ही जून रहने देंगे। अब ये कब तक अप्लाई होगा, एप्लीकेबल फ्रॉम, मान लो 31 मार्च 2025 तक। अब ये राउंडिंग मेथड पूछ रहा है, जैसे कि अगर पैसे में आता है इंटरेस्ट वैल्यू तो उसको राउंड करके रुपया में कन्वर्ट कर दें, तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। तो हमने ये बोला कि इंटरेस्ट पैरामीटर्स जो भी था 10% का लगेगा, 365 दिन के हिसाब से होगा, पूरे बैलेंस पे होगा, 1 जून से अप्लाई होगा, कब तक, 31 मार्च, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर तक। अब यहाँ क्या कर लेना है, कुछ भी नहीं, कंट्रोल से इसको हम सेव कर लेते हैं। अगर वही इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होता, अब मान लो कि एक हम कस्टमर का अकाउंट बना रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा कस्टमर अगर टाइम पे पेमेंट ना दे तो उस पर भी क्या लगाना है, मुझे इंटरेस्ट लगाना है। तो ठीक है, एक कस्टमर हम लोग बनाते हैं CUS कस्टमर 1 के नाम से, और इसको किस में डालना पड़ेगा, अगर कस्टमर 1 है तो सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे, करेंसी यही होगा, बिल वाइज डिटेल होगा, करेक्ट, ये सब कुछ सही है। चेक द क्रेडिट डेज, हाँ इसको यस करेंगे, चेक द क्रेडिट डेज, और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट डेज कितने दिन का ले लेते हैं, 7 डेज का ले लेते हैं, 7 दिन तक का कोई इंटरेस्ट नहीं लगना है। स्पेसिफाई लिमिट ऑलरेडी बताए थे इसके बारे में कि क्रेडिट लिमिट कितने तक का सेट करेंगे, ऐसा करना है या नहीं करना है, हाँ करना है। मान लो कि इसका क्रेडिट लिमिट दे देता हूँ मैं 90,000 तक का, सही है। और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या कर लेते हैं, यस। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन पे, जी हाँ, ये फीचर पहले आ रहा था, नहीं आ रहा था। अब क्या कह रहा है, ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, मतलब हर ट्रांजेक्शन पे प्रीवियस जो इंटरेस्ट वैल्यू है उसको ओवरराइड करना है, बोलेंगे ना ऐसा नहीं करना है। अब ये क्या बोल रहा है, फॉर अमाउंट एडेड, हाँ अमाउंट ऐड हो तो भी, डिडक्ट हो तो भी, कितना परसेंट लगना चाहिए, 10% लगना चाहिए, 365 दिन के हिसाब से ही लगना चाहिए, पूरे बैलेंस पे लगना चाहिए। अब ये एप्लीकेबल कब होगा, हमेशा कि जब जो ड्यू डेट है वो निकल जाए तब कैलकुलेशन, ड्यू डेट के बाद ना, ये पहले ही दिन से लगना है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पास्ट ड्यू डेट। अब बताओ कि ड्यू डेट क्या होगा, 7 दिन के लिए मोहलत दिया है ना, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 7 डेज। अब यहाँ क्या लेंगे, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, राउंडिंग मेथड क्या रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, बस कंट्रोल। तो 2 लेज़र पे हमने
इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनेबल करके रखा है, एक लोन वाले पे और दूसरा किस वाले पे, कस्टमर पे। अब ज़रा एंट्री करके देखें, इतना तो समझ में आया होगा आई थिंक सो आप लोगों को कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे इनेबल करते हैं। दूसरी बात ये भी समझ में आ रहा होगा होपफुली कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब क्या है। नहीं, आप कहीं से कोई भी लोन लेते हैं या कोई सामान परचेज या सेल करते हैं तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज अगर चार्ज किया जाए पीरियोडिकली तो उसे क्या कहेंगे, इंटरेस्ट वैल्यू, राइट। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम चाहते हैं टैली में अपने आप हो, इसके लिए मुझे कंपनी में कौन से फीचर को एक्टिवेट करना होगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और बहुत बेसिक फीचर है या नहीं, सोच के देख। लोन लेंगे, मान लो कि हमने एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लोन लिया तो मुझे देखना है कि इतने साल के बाद मुझे कितना चुकाना पड़ेगा टोटल अमाउंट। तो वहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी तो करना ही पड़ेगा कि सिर्फ जो मुद्दन है उसी को चुकाना पड़ेगा, नहीं, तो उसके साथ साथ ब्याज को भी चुकाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, हम चाह रहे हैं कि ये सारा ऑटोमेटिकली हो, तो इसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आपको एक्टिवेट करना होगा। चलिए अब ज़रा इसका एंट्री देखें। ये तो बस अभी इनेबल करना सीखे हैं और साथ ही साथ किसी लेज़र में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करते हैं वो सीखें। अब ज़रा इसका रिजल्ट चेक करने का बारी अभी आ रहा है। चलिए हम लोग एक एंट्री पास करते हैं। एक एंट्री सेल का कर लेते हैं और एक लोन लेने का कर लेते हैं, दो एंट्री कर लेते हैं। तो पहले सेल वाली एंट्री कर लेते हैं। तो सेल वाली एंट्री करने के लिए हम लोग F8 प्रेस करें, इनवॉइस नंबर 11 डाल दें, कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, 11 तो अभी तक सेल किए ही नहीं होंगे। पार्टी किसको बेचना है, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसी पे इनेबल हुआ है अभी तक। कंट्रोल है। अब सेल्स लेजर यहाँ पे क्या चूज करेंगे, सेल्स रिटर्न तो नहीं जाएगा बल्कि सेल्स अकाउंट की जाएगा। जी हाँ, क्या बेचना है। अब इसमें से क्या सेल करना है मुझे, सपोज मॉनिटर सेल करना है, तो मॉनिटर अब पूछ रहा है किस गोडाउन से, तो क्या बोलेंगे, मेन लोकेशन से। कितना क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 10 का ही रेट रहने दें, हाँ रहने देते हैं। और भी कुछ सेल करना है, मेन लोकेशन पे ही है सर। एक इसी को सेल कर लेते हैं। आज कितने डेट में हो रहा है, मान लो 2 तारीख की डेट में कर लेते हैं, 2/6 चलेगा। एक एंट्री तो कंप्लीट। एक लोन लेने वाली एंट्री भी कर लेते हैं। तो लोन की एंट्री किस वाउचर से होगा, लोन जो हम लोग ले रहे हैं उसकी एंट्री किस वाउचर से होगा, बताओ। जब लोन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है। तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है। और जो लोन दे रहा है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। लोन किसी आप बैंक से, किसी आप संस्था से ही ना ले रहे होंगे, तो किसी बैंक का, किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट होता है क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। और रियल अकाउंट में जो आता है उसे क्या करते हैं, डेबिट। और पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ ट्रांजेक्शन जो होगा वो रिसीट वाउचर के थ्रू होगा। और यहाँ कैश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और शारदा फाइनेंस को क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी एंट्री किए हुए, फिर क्यों कंफ्यूजन। अब यहाँ हम लोग F6 प्रेस करेंगे और जाओ, देखा 50,000 का लोन ले लेते हैं, 50,000। और डेबिट क्या होगा इसमें, कैश। कैश क्या होगा, डेबिट। और शारदा फाइनेंस क्या होगा इसमें, क्रेडिट होगा।
अब दूसरा एंट्री क्या कर लेते हैं हम लोग, एक सेल का एंट्री कर लेते हैं। F8 प्रेस करेंगे सेल्स के लिए। मान लो सेल्स के लिए इनवॉइस नंबर 22 यूज़ करते हैं। पार्टी कौन सा होगा, कस्टमर 1, कंट्रोल ए, सेल्स का ही होगा। और अच्छा सेल किया था क्या इसको? अच्छा बेच चुके, चलो तो कोई नहीं। अब हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं। अब बैलेंस शीट पे देखते हैं करंट असेट्स में सन्ड्री डेटर्स के अंदर कस्टमर के यहाँ मेरा 30,000 है। चलिए बढ़िया। अब ज़रा इंटरेस्ट कैलकुलेशन मुझे देखना है, कैसे दिखेगा? पहली चीज़ कि यहाँ इनकम एंड एक्सपेंस जो ऑप्शन आ रहा है, अगर उसको हटाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसको नो करना पड़ेगा, यही ना। अब अगर हम दोबारा आकर के देखें यहाँ पे तो क्या दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, ना कि इनकम और एक्सपेंस दिखेगा। अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करके रखा है, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इसको यस करके रखा है। अगर ये नो रहता तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंस आता है वो नहीं दिखता। एनीवेज हमें अभी देखना क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखने के लिए हम डिस्प्ले पे चलेंगे। इसमें हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आ जाते हैं। यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहीं दिख रहा है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आ रहा है। तो इंटरेस्ट देने वाला कि लेने वाला? पहले लेने वाले को, लेने वाले को। तो फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन देने वाला है। यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ से देखो, ये ड्यूरेशन सही है नहीं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो कब से होगा? शायद 1 जून से, और यहाँ तो ड्यूरेशन कुछ और है। तो F2 बटन दबाओ और क्या करो, टाइम पीरियड इसका चेंज कर लो। तो कब से? 1/6/2024 से लेकर के पूरे साल का देखा जाए या 31/12/2024 तक बताओ। अब दिखाने लगा, पहले दिखा रहा था नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड हमने नहीं डाला था, और जो डाला हुआ था उस टाइम पीरियड पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेटेड नहीं था। तो यहाँ टाइम पीरियड जैसे ही मैंने चेंज किया, अब क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1 जून 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ? अब ज़रा और एंटर करके आगे बढ़ते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स, अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस पे हुआ है? इस 30,000 पे। किस पे हुआ है? इस 30,000 पे हुआ है। अब इसमें 30,000 पे 1693 रुपया होगा, बाकी होगा एक बार। हाँ क्या सही आ रहा है या नहीं? गलत आ रहा है। 1 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक टोटल कितने दिन हो गए पहले देख लीजिए। चलो एक दिन का देख लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ पे 1/6 से लेकर के 2/6/2024 2024। हाँ अच्छा 7 दिन के बाद से था, तो 7 दिन से पहले तक का कोई दिक्कत नहीं। तो 7 घटा के भी चलेंगे टोटल में। तो एक काम करते हैं, 8/6/2024 से लेकर के, अब 8/6 तो लेगा नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उतना तो समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, 7 तक तो लेगा नहीं, तो 8, लेकिन 8 एक्सेप्ट करेगा नहीं। सवाल ये है, 7 दिन का मोहलत नहीं देना चाहिए था, चेंज कर दे। अच्छा कोई नहीं, 7 डेज अगर माइनस करके चलते हैं, जून 30 का होता है ना, हाँ तो 30, हालांकि 30 नहीं लेगा, फिर 30/6/2031 लेता है।
अगर यही जुलाई का महीना होता ना तो सही था, 31 तो इसमें होता नहीं है, अब एक्सेप्ट करेगा नहीं। हाँ क्या करेंगे? अच्छा 7 कर दें, 31, अच्छा 1 से लेके चलो हटाओ, 1/7/2024। अब मात्र कितना होगा? 189.04। अब इसमें देखा जाए तो टोटल आपका 30 दिन का हुआ। हाँ 30 दिन का भी नहीं हुआ, उसमें से भी 23 दिन का होगा, 7 और माइनस कर लो तो 23 दिन का बैलेंस कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। तो 189 डिवाइडेड बाई 23, तो एक दिन का लगभग कितना आ गया? $30,000 का कितना? अब एक दिन का लगभग 8 रुपये कुछ पैसे के करीब आ रहा है इंटरेस्ट, है ना? तो जो टाइम पीरियड डालेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके हिसाब से हमने ये शुरू में डाला था कि 1 से लेके कब तक? 31/12/2024 तक क्या डेट हो, क्या होगा? इतना। अब ये बता रहा है, देखो टोटल जोड़ के भी बता रहा है, हम लोग को मैनुअली भी कैलकुलेट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इतना था डेबिट अमाउंट, 9 जून से कैलकुलेशन शुरू हुआ है और 9 जून से 31 दिसंबर तक टोटल कितना हो जाएगा? 206 दिन। और 206 ही है ना, 10% के हिसाब से क्या इंटरेस्ट रेट हो जाएगा? हाँ सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड भी लगाना है क्या इस पे? कस्टमर भाग जाएगा, बोलेगा नहीं उधारी चाहिए। हाँ कहीं और से ले लेते हैं। ये तो हुआ रिसीव का। अब पे का भी देख लें। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पे आते हैं। अब पे कितना करना पड़ेगा? 13.70 रुपये। कब से कब तक का? 1 अप्रैल से लगा दिए थे क्या? शायद अप्रैल से ही लगाए थे, इसीलिए देखो यहाँ 1 अप्रैल है फिर भी दिखा रहा है ना। तो कोई नहीं, मान लो अप्रैल से ही रहने देते हैं, हम वो चेंज नहीं करते हैं। लेकिन मान लो कि 1 जुलाई तक पे करके अपना ख़त्म करना चाहते हैं, तो 1/7/2024 तक में कितना हमें देना पड़ेगा देख लेते हैं। 410 रुपये। कैसे, कितने दिन का है वो सारा कुछ देखा जा सकता है। इतना है 30 दिन के लिए, टोटल कितना दिन? 30 डेज। 10% के हिसाब से 410 रुपये 96 पैसे हमें इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ेगा, यही ना? तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है समझ में आया। लेकिन अभी एक ट्विस्ट और है। वो ट्विस्ट क्या है कि अगर इसकी एंट्री करनी है, इसको हमको पेमेंट करना है या पेमेंट लेना है, तो कैसे लेंगे? तरीके से ध्यान से सुनना और उसके बाद बताना है इसका आंसर मुझे। ये तो मुझे दिख गया कि जिस डेट पे मुझे पेमेंट लेना होगा 1/6/2024, और मान लो कि बंदा जो है वो पेमेंट बोलता है कि ठीक है हम 2 जुलाई को आपको टोटल पेमेंट दे रहे हैं, तो 2 जुलाई तक मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आप बताओ। तो हमें तो बताना पड़ेगा कि उसका कितना अमाउंट था और उस पर कितना इंटरेस्ट हमें दिया, टोटल हमें उससे कितना लेना है। मान लो कि बोलता है कि 2/7/2024 तक हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 197.26 ये देना पड़ेगा इंटरेस्ट। किसको? कस्टमर 1 को। कस्टमर 1 को ही ना? जी हाँ, कस्टमर 1 को ये देना पड़ेगा। और क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि 24 डेज़ का 10% के हिसाब से इतने अमाउंट पे इतना उसको देना पड़ेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लो। तो ये तो आ गया 197। अब लेकिन जब हम इससे बिल लेने जाएंगे तो टोटल अमाउंट क्या दिखाना चाहिए? 30,000 नहीं बल्कि 30,197 रुपये 26 पैसे।
लेकिन ऐसे दिखाएगा नहीं बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और मान लो कि आप उससे पेमेंट रिसीव कर रहे हो कस्टमर से कितना, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिखाना क्या चाहिए था, इंटरेस्ट ऐड करके दिखाना चाहिए था ना, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा अभी। क्या इनेबल नहीं किया? इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो इनेबल है, तब ना दिखा रहा था कि इतना उसका इंटरेस्ट बन रहा है। आप इसकी एंट्री नहीं किए हैं, जितना इंटरेस्ट उसका बन रहा है उसका एंट्री कीजिएगा ना अलग। वो तो सामान बेचे थे उसका एंट्री था। सिंपल सी बात है कि जो आपने सामान बेचा था उसका एंट्री आपने किया है, लेकिन जितना उसका इंटरेस्ट अमाउंट बच रहा है उसके लिए भी तो एक वाउचर आपको बनाना पड़ेगा, एक बिल बनाना पड़ेगा। अब जिस बिल में ना आपको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है ना पैसा देना पड़ रहा है, ना सेल हो रहा है ना परचेज हो रहा है, उस बिल की एंट्री किस वाउचर से होगा? सेटलमेंट ही ना हो रहा है, तो जर्नल वाउचर यूज करेंगे। कर लें? अब जब जर्नल वाउचर यूज करेंगे F7, तो यहाँ दो चीजें हैं। एक तो इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो, और दूसरा क्या होगा, यहाँ तो कैश आ नहीं रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव होगा और देने वाला कौन होगा? पक्का ना? तो यहाँ पे कस्टमर तो चलो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट जो रिसीव होगा उसका भी लेजर है बना हुआ? नहीं बना हुआ। ठीक है, कितना अमाउंट का? 127 कितना था? 197.26 यही था ना, अगेंस्ट द रेफरेंस। हाँ, इसी बिल के अगेंस्ट ना। क्या हो जाता है? तो इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, इसके लिए एक लेज़र बना लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव का एक बनेगा, और ये किस में जाएगा? इंटरेस्ट रिसिप्ट इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। किस में डाल देते हैं? इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। और कितना अमाउंट आ रहा है एज अ इंटरेस्ट मेरे पास? 190.26। और क्रेडिट किसको करेंगे? ये क्रेडिट होना चाहिए, और यहाँ डेबिट क्या होना चाहिए? उल्टा जा रहा है, इसलिए इसका अमाउंट क्या हो रहा है? घट जा रहा है, जबकि अमाउंट इसका क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो यहाँ हम लोग कस्टमर को लेंगे, कस्टमर ये जाएगा, और यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस ले लेते हैं इस बिल के अगेंस्ट। कंट्रोल ए, न्यू रेफरेंस ले लेते हैं 7 days, एक्सेप्ट। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे कैश होगा? नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा? हाँ बिल्कुल। कितना? 197 रुपये। अब उसका टोटल बिल कितने का बन जाएगा? 30,197.26। एक्सेप्ट कर लें। अब ये जर्नल वाउचर के थ्रू अभी सेटलमेंट किया हूँ मैं। अब जब नेक्स्ट टाइम हम इससे पैसा रिसीव की एंट्री करेंगे, मतलब अमाउंट बिल रिसीव करेंगे, तो इसका बिल क्या दिखा रहा है? समझ में आया कहानी? तो जर्नल वाउचर बहुत यूज का वाउचर है। कोई भी डिप्रिशिएशन का, सेटलमेंट का एंट्री किससे करना होगा? जर्नल वाउचर से ही करना होगा। अब तो पैसा लिया जा सकता है इससे। अगर अभी हम जा कर के देखें यहाँ पे बैलेंस शीट में एक जगह, और मैं दिखा दूँ पहले, करंट एसेट्स में जाइए, सन्डे डेटर्स में जाइए, तो इधर क्या दिखा रहा है कि कस्टमर 1 के यहाँ टोटल बकाया कितना है मेरा? बस ये चीज़ कर लीजिए। आप जैसे ही इससे अमाउंट ले लेंगे, समझ ही रहे होंगे। चलिए, अगर रिसीव करना है तो वो 30,197.26, यही ना, अगेंस्ट रेफरेंस दिस वन। चलिए, और क्या लिया जाए? कैश ना।
एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जा कर के अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट अपना, तो कस्टमर का कोई बकाया है? हाँ है, एक दूसरे कस्टमर का है, लेकिन कस्टमर 1 का अब नहीं रहा। अब ज़रा हम चलते हैं कहाँ पे, डिस्प्ले में, फिर कहाँ चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, फिर कहाँ चलते हैं, मान लो क्या था 1/6 ना, 1/6/24 से लेकर के मान लो 2/7/24 तक का। क्या कुछ अमाउंट दिखाया? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं हम। हाँ, अब रही बात देने वाली बाकी है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये भी आपने दिया नहीं। अब मान लो मुझे देखना है कि जब 31 दिसंबर को हम पे करेंगे तो टोटल हमें कितना इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, कितना पे करना होगा। तो इसका भी एक जर्नल एंट्री कर लिया जाए, कर सकते हैं? चलो बताओ क्या करना पड़ेगा। इसका एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, अकाउंटिंग वाउचर में, फिर कहाँ जाएंगे F7, और यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ क्या करना होगा, यहाँ एक तो लेज़र हमें बनाना पड़ेगा। कौन सा लेज़र? इंटरेस्ट पे का, इंटरेस्ट पे का। अरे किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कितना पे करना था, क्या अभी कैलकुलेट किए थे, याद है कि देख ले चल के, बताइए कितना, 2917 रुपया। हाँ, 1000 नहीं, अच्छा ये लेज़र तो बन ही चुका होगा। इंटरेस्ट पे 29/17/81, और क्या है, क्या बनाया था, लोन फ्रॉम शारदा फाइनेंस, ये था ना। टोटल लगता है कि 50,000 का लोन लिए थे क्या, तो टोटल उसका कितना बन जाएगा, इतना अमाउंट बन जाएगा। अब जब जाकर के हम देखेंगे कि हमारा कितना लायबिलिटीज है, यहाँ पे चलते हैं करंट लायबिलिटीज़ पे, तो इसमें नहीं दिखेगा, लोन्स में दिखेगा। लोन कितना बनता है अपना, इतना बनता है। अब देख सकते हो 50,000 का लोन था, जिसपे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। अब अगर इसको पेमेंट करना होगा तो यहाँ जाते हैं और पेमेंट कर दिया जाए। किसको, क्या था, कितना, कैश से कर देते हैं। अब अगर हम दोबारा आते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट पे, क्या लोन्स लायबिलिटीज दिख रहा है, नहीं, क्लियर। चलो, तो आज हमने मेनली सीखा क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे इनेबल करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करते हैं, उसका सेटलमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, एंड तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर सकते